हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। बाज दफ़ा औरतें शैतान के बहकावे में आकर बहुत बहुत बड़ी गलतियां कर जाती हैं। फिर वो ये नहीं देखती कि उसमें उनका फ़ायदा है या नुकसान। इस कहानी में भी एक ऐसी ही बेवा औरत का जिक्र है जिसने अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर आदि भाई के सामने ही सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा। मेरी बीवी अपने मैके गई हुई थी। घर पर सिर्फ मैं, बच्चे और मेरी बेवा बहन थी। वैसे तो मेरी बेवा बहन आंगन में सोती थी, लेकिन बारिश के आसार थे, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मेरे कमरे में ही सो जाओ। उसकी चारपाई उठाकर मैं अपने कमरे में डाल ली और खुद अपने बिस्तर पर लेट गया। आधी रात गुजरी थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेवा बहन की चारपाई पर कुछ हलचल हो रही है, लेकिन कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, इसीलिए मुझे कुछ नजर नहीं आया और यही लगा कि शायद वो जाग रही हो। मैं भी सारे दिन का थका हुआ था, इसीलिए कुछ ही देर बाद मुझे फिर नींद लग गई। सुबह सब कुछ नॉर्मल था। मेरी बेवा बहन ने रोजाना की तरह घर के कामकाज संभाल लिए थे, बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भिजवा दिया था और फिर मैं भी ऑफिस के लिए निकल गया था। मेरी बीवी एक हफ्ते का कहकर गई थी क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। इसीलिए मैंने अपनी बहन से कह दिया कि जब वापस वो नहीं आती तुम मेरे ही कमरे में सोया करो। बारिश का कुछ पता नहीं था। मेरे कहने पर वो राजी हो गई और फिर मैंने उसकी चारपाई अपने कमरे में ही रख ली। मगर अगली रात मुझे फिर बहन की चारपाई हिलती हुई महसूस हुई। एक दो दिन तक जब ऐसा ही हुआ तो एक रात ये जानने के लिए कि वो आधी रात को जागकर क्या करती है, मैंने मोबाइल की टॉर्च जला दी और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि मेरी बहन तो आधी रात को अपनी ये देखकर अचानक ही मैं खुद पर काबू खो बैठा और अपने बिस्तर से उठकर अपनी बेवा बहन के पास पहुंच गया। मेरी बीवी मैके गई हुई थी और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं था। मुझे अपने करीब आता देखकर वो घबरा गई और जल्दी से उसने अपने दुपट्टे से सब कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैं सब कुछ दे चुका था। इसलिए मैंने खुद आहिस्ता से उसका दुपट्टा हटा दिया तो वो शर्म से नजरें चुराने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया तो उसका सब्र भी जवाब दे गया और फिर मैंने खुद अपने हाथों से उस रात अपनी बेवा बहन को। मेरा नाम फैसल है। मैं हमेशा से ही एक कमजोर मर्द रहा। मेरी बीवी के आगे कभी मेरी एक ना चली। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन औलाद की जंजीर मेरे पैरों में बंधी हुई थी, इसीलिए मैं अपनी बीवी की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। फिर मेरी छोटी बहन बेवा हुई तो मेरी बीवी ने मुझे उसकी ज्यादा मदद भी ना करने दी और उसके घर जाने के लिए भी मना कर दिया। लेकिन फिर एक दिन बहुत मजबूरी में ही मैं अपनी बेवा बहन को अपने घर ले आया और इस बात पर मेरी बीवी ने खूब हंगामा खड़ा किया। मेरी बीवी इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी कि मेरी छोटी बहन दोबारा हमारे साथ रहे। वो चाहती थी कि मैं अपनी बेवा बहन को इसके ससुराल में ही छोड़ दूं, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे रखने को राजी नहीं थे। वो ना सिर्फ बेवा थी बल्कि बांझ भी थी और यही वजह थी कि उसकी सास को इससे पहले ही बड़ा बैर था। फिर इनका नौजवान बेटा मरा तो उसकी सास ने मेरी बहन को ही कोसना शुरू कर दिया। ये सब कुछ देखकर भी मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बहन को अपने साथ वापस ना लाया। लेकिन एक सुबह मेरी बहन की सास का फोन आया और उन्होंने मुझे फौरन आने को कहा। मैंने अपनी बीवी को ना बताया और खामोशी से बहन के ससुराल की तरफ दौड़ पड़ा। वहां गया तो एक तमाशा खड़ा था। मेरी बहन का सारा ससुराल जमा था और वो लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ किया कि मैं दंग रह गया। वो कहने लगी कि रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से इससे मुलाकात करने आया था और मैंने खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है। भी मेरे बेटे को गुजरे महीना भी नहीं हुआ है और इसने रंगरलियां मनानी शुरू कर दी हैं। मुझे तो पूरा यकीन है मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है, इसीलिए मैं अब इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो सोचकर ये इसे घर में जगह दी थी कि मेरे बेटे की बेवा है, लेकिन इसने तो हमारी इज्जत पर ही दाग लगा दिया। हमारे घर में जवान बच्चियां मौजूद हैं, अब तो अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। अपनी बहन की सास की बातों पर मैं हैरत से अपनी जवान बहन को देखा, जिसकी नंदों ने इस कदर उसे मारा था कि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, लिबास जगह जगह से फट चुका था। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की कि आपको गलत फहमी हुई होगी, लेकिन वो तो हमारे खानदान पर ही कीचड़ उछाल रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने फौजिया को रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने बहन की तरफ देखा तो उसने खामोशी इख्तियार कर रखी थी और अपनी सास के इल्जाम को झुटलाया तक नहीं था। मैंने फौजिया से पूछा कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही है, लेकिन वो फिर भी खामोश थी और उसकी खामोशी से उसे गुनहगार साबित कर रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे कि इस बदजात को अपने साथ ही ले जाओ। मरता क्या ना करता मैं हाथ पकड़कर बहन को घर ले आया। मेरी बीवी जो घर पर बैठी थी, जब उसने मेरे साथ मेरी बेवा बहन को देखा
तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले अपने शौहर को खा गई है और अब इस अपने घर ले आए हो तुम। इसके ससुराल वाले तो इसे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें अपने बेटे की जायदाद वाला हिस्सा इसे देना पड़ता। आपको ही इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। आप मैं अपनी बीवी को क्या बताता कि किन इल्जामात को सहकर मैं अपनी बहन को यहाँ लाया था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि कुछ अरसे ये यहीं रहेगी और फिर मैं इसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात मेरी बीवी को बर्दाश्त तो ना हुई थी, लेकिन मजबूरन वो चुप कर गई थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे, एक आंगन था। बहन की शादी के बाद इसका कमरा हमने अपने बच्चों के हवाले कर दिया था, इसलिए जब फौजिया आई तो उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, हम अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप फुफ्फो को अपने कमरे में रख लें। अब मैं अपनी बेवा बहन को अपने कमरे में कैसे रखता, इसीलिए मेरी बीवी कहने लगी कि फौजिया के लिए मैं आंगन में चारपाई डाल दूंगी, वो आराम से सो जाएगी, आप फिक्र न करें। ये बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन मेरे घर में मेरी बीवी की ही चलती थी, इसीलिए मैंने कुछ ना कहा और फौजिया भी खामोश रह गई। मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि जो इल्जाम फौजिया की सास ने उस पर लगाए थे, फौजिया ने उनकी तरदीद क्यों नहीं की थी। क्यों ये नहीं बताया कि उसका कोई आशिक नहीं है? क्या फौजिया की सास सच कह रही थी? इन सवालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैंने अपनी इस परेशानी को अपने चेहरे पर भी आने नहीं दिया था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को इस बारे में जरा भी भनक पड़ जाती तो वो तो फौरन ही फौजिया को आंगन में भी जगह देने को तैयार ना होती। बात का बतंगड़ बनाने की उसकी पुरानी आदत थी। फौजिया को आए एक दिन ही गुजरा था कि मेरी बीवी ने सारे घर की जिम्मेदारी उसके कांधों पर डाल दी। बावर्ची खाने से लेकर सफाई तक का काम उसके हवाले करके मेरी बीवी बेफिक्र हो गई और फौजिया भी खामोशी से सारे घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसे भी मेरी बीवी की फितरत का अच्छी तरह इल्म था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसीलिए अपनी बहन को मुलाजमा बने देखने लगा। एक दिन मैं काम से लौटा तो मेरी बीवी ने बहुत ही अजीब सी बात की। कहने लगी, फौजिया के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शौहर के मरने के बाद वो आवारा हो गई हो। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, क्या बातें कर रही हो? मेरी बहन बेवा है, इद्दत में है, तुम उसके हवाले से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? मेरी बीवी ने मुंह बनाया और कहने लगी, वही तो कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर एतबार नहीं करना तो ना करो, जल्द ही तुम्हें खुद हकीकत का पता चलेगा, जब बैठकर अपना सर पीटना। मैंने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहने लगी, तुम्हारी बहन किसी से छुप छुप कर मुलाकातें करती है, लगता है वे अपनी उसे जवानी बर्दाश्त नहीं हो रही, जल्दी कोई रिश्ता देखो और उसे यहाँ से चलता करो, इससे पहले कि बदनामी तुम्हारा सेहरा सर पे सज जाए। बीवी की बात सुनकर मुझे फौजिया की सास की बात याद आ गई, कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया और फिर अपनी बीवी से कहा कि फौजिया की इद्दत तो पूरी होने दो, इससे पहले कैसे उसकी शादी का सोच सकता हूँ, अभी उसके शौहर को गुजरे महीना ही हुआ है। मेरी बीवी जोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हें उसकी इद्दत का ख्याल है, लेकिन उसे अपनी इद्दत की परवाह नहीं है। तुम बैठकर शरई तकाजों के बारे में सोचते रहना और वो कुछ का कुछ करके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कड़वे लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके मेरी बीवी बच्चों के कमरे में चली गई थी और मैं सोच में डूब गया था, क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था? क्या इसका किसी के साथ कोई चक्कर था? ये कैसे मुमकिन था कि उसकी सास और मेरी बीवी दोनों एक जैसी ही बातें कर रहे थे, जबकि मैंने तो अपनी बीवी को ये तक भी नहीं बताया था कि मैं फौजिया को इसके ससुराल से क्यों लाया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में फौजिया से बात करूंगा और पूछूंगा कि ये क्या मामला है, और फिर 2 दिन ही गुजरे थे कि मुझे मौका मिल गया। मेरी बीवी बाजार गई थी, बच्चे ट्यूशन, घर में और मैं और फौजिया ही थे। मेरे फौजिया के लिए चाय लाई तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा कि उसने तुम्हारी सास ने क्या कह रही थी, तुमने ऐसा क्या किया जो उन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? मेरी बात सुनकर वो सर झुका हुए बिल्कुल खामोश रही, एक लफ्ज भी ना बोली। मैंने कहा, फौजिया इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी, तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? फौजिया ने एक नज़र मेरी तरफ डाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठकर चली गई। उसकी खामोशी मुझे बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी। अगर वो मुझे खुलकर सारी बात सच्चाई बता देती तो मैं अपनी बीवी का मुकाबला भी करता और दुनिया वालों का भी, लेकिन उसकी खामोशी तो उसे ही चोर साबित कर रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा और फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक रात मैं अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि फौजिया आंगन में चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई और फिर थोड़ी देर बाद वो छत की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी? मुझे देखकर पहले तो वो घबरा गई और फिर कहने लगी कि बस ऐसे ही दम घुट रहा था तो छत पर चली गई थी। उसकी ये बात मुझे हजम नहीं हुई थी। वो तो वैसे ही खुले आंगन में सोती थी और फिर छत पर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? मुझे लग रहा था
कि मेरी बीवी और फौजिया की सास ने ठीक ही कहा था, उसका मसला कुछ और ही था। लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत ना होता, मैं अपनी बहन से कोई ऐसी बात नहीं करता चाहता था कि जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। कुछ दिन और गुज़रे और फिर एक रोज़ मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर पर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के इम्तिहान हैं, इसीलिए बच्चे यहीं रहेंगे। फौजिया घर और बच्चे सँभाल लेगी, भला मुझे क्या इतराज़ हो सकता था। मैंने कह दिया, ठीक है, चली जाओ, और फिर वो चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने फौजिया से कहा कि ऐसा ना हो आधी रात को बारिश शुरू हो जाए। पहले ही मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे कमरे में सो जाना। फौजिया बावर्ची खाना समेट कर निकली थी, मेरी बात पर राजी हो गई और फिर मैंने फौजिया की चारपाई अपने कमरे में डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फौजिया जाग रही हो और उसकी चारपाई हिल रही हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसीलिए मैं ये सोचकर खामोशी से लेटा रहा कि शायद इसे भी मेरी बहन की तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक उसकी चारपाई पर हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया, तो मुझे भी नींद लग गई। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था, अलबत्ता फौजिया की आंखें कुछ सुर्ख हो रही थी। शायद जागने की वजह से ऐसा हुआ था, इसीलिए मैंने उससे कुछ न पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे फौजिया अपनी चारपाई पर कुछ कर रही हो। लेकिन मैं खामोश रहा। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर तीसरे दिन जाकर जब मुझसे रहा ना गया, तो ये जानने के लिए कि फौजिया इतनी रात को क्यों जागती है और क्या करती है, मैंने मोबाइल की टॉर्च जला दी और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठी एक सूखी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैं हैरत से उसे इतनी कड़क और बासी रोटी खाते हुए देख रहा था और फिर मैं उठकर उसके सराहने पहुंचा, तो वह घबराकर अपने दुपट्टे में रोटी छुपा गई। मैंने आहिस्ता से उसका दुपट्टा हटाया तो इसमें एक बहुत ही बासी रोटी पड़ी। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरत से पूछा, फौजिया ये क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ढंग से खाना खा लेती, ये क्या कर रही हो? मेरी बात पर वो रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी कि भाभी ने ताज़ा खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है, मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे रातों को भूख लगती है, इसीलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके आधी रात को खाती हूँ। इसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं खाने देती। वो सर झुका गई और कहने लगी, दरअसल भाई ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने शौहर के हारिस के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मैं उम्मीद से हूँ। हारिस ने कहा था कि वो ये खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर उसका इंतकाल हो गया। मुझे कुछ होश ना रहा, ये भी याद ना रहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पे तो कयामत गुजरी थी। और फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली, तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बता सकी कि मैं उम्मीद से हूँ। अलबत्ता मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता। ऐसे में एक रात मैं अपने ससुराल की छत पर चली गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी नंद ने अपने आशिक किसी को मिलने के लिए बुलाया है। इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए देख लिया था। वो मेरे पीछे चली आई। मेरी नंद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया। मेरी वही नंद सबके आगे बढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना गुनाह मेरे सर डाल दिया। मैं किसी को कुछ भी नहीं कह पाई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं थी। उन्हें अगर पता चलता कि मैं उम्मीद से हूं तो न जाने वो क्या करती। मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वो मुझे अबॉर्शन करवाने का कहेंगी और जबरदस्ती आपसे कहकर अबॉर्शन करवा भी देंगी। इसीलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। मुझे हारिस से बहुत मोहब्बत थी और यह बच्चा हारिस की अमानत है, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से मुझे रात बेरात भूख लगने लगी। कभी मेरा दम घुटता तो मैं छत पर चली जाती, तो कभी छुप छुप कर खाना खाने की कोशिश करती। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त रानो रहती है। मैंने उसे अपनी प्रेगनेंसी का बता दिया था, इसीलिए जब कभी मुझे भाभी खाना नहीं देती तो खामोशी से कुछ ना कुछ खाने को ला देती। भाभी को लगता कि मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ। वो कोई और नहीं, रानो है, जो मेरे लिए खाने का इंतजाम कर देती है। मैंने कभी आपको ये बात इसलिए नहीं कह सकी क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाता। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते और भाभी की तो आदत ही ऐसी है, वो फौरन से पहले घर छोड़कर चल जाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाद आपका घर भी टूट जाए, इसीलिए खामोश रही। अब भी ये बच्चों की बचाई हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी ताकि रात को खा सको। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये कहकर फौजिया जोर जोर से रोने लगी थी। मैंने इसे आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया था। मैं अपने आप पर काबू खो बैठा था और खुद भी फूट फूट कर रोने लगा था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे घर में ही मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है। उसने तो अपनी इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी, जो शायद इससे पहले सबसे पहले उसे मुझे बतानी चाहिए थी। मगर
मुझ पर एतबार कैसे करती? सब कुछ मैंने खुद अच्छा भाई साबित किया था खुद को। कब तक उसे दुनिया वालों से बचाया था? उसके बेवा होने पर भी मैं उसे ससुराल वालों के रहमो करम पर छोड़ आया था और जब दोबारा घर लाया तो भी बहुत मजबूरी में। मैं तो अपने घर में उसे एक महफूज छत भी नहीं दे सका था। इसे आंगन में जगह दी थी, कभी इसे नहीं पूछा था कि वो क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अपने घर लाने के बाद मैंने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली थी, ये जानते हुए भी कि मेरी बीवी का रवैया उसके साथ कैसा है। मैंने कभी उसके दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले थे। मुझे अपनी हर गलती, हर कोताही का एहसास हो गया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। अगर वो अपना बच्चा ज़ाया नहीं करवाना चाहती तो कोई उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं करेगा। मैं खुद उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। सारी रात मैं उसके साथ बैठकर आंसू बहाता रहा था। अपने मरहूम वालिदैन को याद करता रहा था। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद मेरी बहन इतनी अजियत में ना होती। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना बनाकर खिलाया था और उसको कहा था कि वो बिला झिझक जो चाहे पकाकर खा सकती है। मैंने फैसला कर लिया था कि जब मेरी बीवी आएगी तो मैं उसे दो टोक बात करूंगा। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देना होगी, वरना वो अपने घर वापस लौट सकती है। लौट कर घर आई वो जब मेरी बीवी एक हफ्ते बाद, तो मैंने उसको सामने बिठाया और खुद उसे बताया कि फौजिया उम्मीद से है। ये सुनकर वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, अगर ऐसा है तो इसे बच्चा ज़ाया अपना करवाना चाहिए। इस बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और एक बच्चे की माँ से तो कोई शादी भी नहीं करेगा। मैंने गुस्से से फौजिया को देखा और कहा, अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मैं वही करूंगा जिससे मेरी बहन की खुशी है। वो अपना बच्चा रखना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उसे अबॉर्शन का कहूँ, और ना ही तुम्हें यह हक हासिल है कि तुम उसकी जिंदगी का फैसला करो। ये घर मेरे माँ बाप का है और इस पर फौजिया का भी बराबर हक है। मेरा सख्त अंदाज देखकर मेरी बीवी एकदम खामोश हो गई। पहली दफा मैंने उससे इस लहजे में बात की थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें फौजिया के इस बच्चे से परेशानी नहीं होगी। जल्द ही मैं ऊपर का एक छोटा सा पोर्शन बनवाकर फौजिया को दे दूंगा। ना ही वो तुम्हारी मुलाजमा है और ना ही तुम इस पर इसकी खिदमत फर्ज है। इसलिए तो अपनी जिंदगी गुजारना और वो अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब उसके लिए कोई रिश्ता आएगा तो मैं खुद उसकी शादी कर दूंगा। ये कहकर मैं खुद बात खत्म कर दी थी। फौजिया जो दूर खड़ी थी, वो उसके चेहरे पर सुकून आ गया था, क्योंकि उसके बीवी के पास रवैये बिल्कुल खामोशी हो गई थी। वो जान गई थी कि अब उसकी कोई धमकी मुझ पर कारगर नहीं होगी। जिंदगी में पहली बार शायद मैंने भाई होने का फर्ज निभाया था और ऐसा करके मुझे बहुत खुशी और सुकून हासिल हुआ था। हम जैसे मर्द जो अपनी बीवियों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं, वो कभी अपने रिश्तों के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। मेरी बीवी हमेशा मुझे ब्लैकमेल करती कि वो घर छोड़कर चली जाएगी और मैं बच्चों की खातिर खामोश हो जाता, लेकिन इस वजह से मेरी बहन ने कितनी जिल्लत और परेशानी उठाई थी इसका मैं अंदाजा भी नहीं कर सका था। और अब मुझे एक मजबूत मर्द बनना था और अपनी बीवी को बताना था कि घर का सरबराह मैं हूँ। ये घर जितना उसका है उतना ही जाहिर है उसका भी तो उतना ही घर था ना। क्या आपको लगता है कि मेरी सोच सही है? क्या मर्द को अपनी बीवी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि बीवी पर जुल्म करो या उसे दबा कर रखो, लेकिन हक बात कहना जायज है। और बीवी बच्चों के अलावा और उसे मर्द को कभी भी अपनी बीवी के सामने तो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीवी को जुल्म करके दबा के रख के हक जायज बात कहना नहीं है। अपनी बीवी बच्चों के अलावा खुद से जुड़े दूसरे रिश्तों को वक्त देना और उनकी अहमियत का एहसास करना भी तो लाजिम है।